अब खबर मिल रही है क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं। शाम के 5 बजे तक का वक्त निर्धारित चुनाव आयोग ने किया था प्रचार थमने के लिए। और देखिए साहब, शाम की 5 बज गई, अब चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत लगाई और अब यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो जरूर घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, प्रचार कर सकेंगे। अब इंतजार है 30 अक्टूबर का, जहां वोटिंग होगी और उसके बाद 2 नवंबर दिवाली के 2 दिन पहले किसकी बनेगी दिवाली। तमाम खबरों के लिए, सियासी समीकरणों के लिए बंसल न्यूज पर आप खबरें तो देख ही रहे हैं। एक्सक्लूसिव इस महा कवरेज में अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। प्रचार तो थम गया है। ब्रेक से पहले आपने देखा बीजेपी और कांग्रेस के मेहमानों के बीच किस तरह से तीखी तलखी देखने को मिली, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। बंसल न्यूज में स्टूडियो से लेकर प्रवक्ताओं के बीच से लेकर मंचों के हम राजनेताओं की बात करें। प्रचार के दौरान पूरी तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अपने अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा के जनता से अपील की है। बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश यही है, मिशन जीत की तरफ, मिशन विक्ट्री की तरफ। चलिए हम रुक कर लेते हैं इस वक्त विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, शाम के 5 बज गए हैं, प्रचार का समय अब बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है, डोर टू डोर की बारी अब शुरू हो जाती है। आखिरी पलों तक किस तरह से ग्राउंड जीरो में आप देख रहे हैं? देखिए, आज दिन भर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ने सब कुछ दांव पर लगाया। एक तरह से कहा जाएगा लगातार सभाएं होती रही है, लोगों के बीच मेल मुलाकात चलती रही। एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेगांव में थे, अपने अपने कार्यकर्ताओं, जहां कुछ नजर आता है, जहां कुछ गड़बड़ी दिखी है, वहां बड़े नेताओं के साथ बैठकर भी उन्होंने बैठक की है। वीडी शर्मा अपने तरफ से लगे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जिम्मा हमने देखा यहाँ अजय सिंह को सौंपा गया था, तो वो भी आज 2 सभाएं लिए हैं। उससे पहले कल हमने उनको खासा सक्रिय इस क्षेत्र में देखा, क्योंकि अजय सिंह के भरोसे ही रेगांव की सीट है। एक बार वो वहां से जब लोकसभा का चुनाव हुए तो विधानसभा रेगांव उन्होंने जीती थी। हालांकि विधानसभा का चुनाव नहीं था, वो लोकसभा का चुनाव था, लेकिन जब जीत देखी जाती कि किस किस विधानसभा से मिली थी, रेगांव से उनको जीत मिली थी, लिहाजा वहां से अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अब प्रचार थम चुका है दीपक, और जिनको जितने प्रयास करने चाहिए थे वो हो गए हैं। अब घर से कार्यकर्ता निकलेंगे, और जो बाहर से नेता आए थे, जैसे मैं अकेले रेगांव की ही बात करूं तो यहाँ 38 विधायक पहुंचे थे। उसके अलावा 4 मंत्री फील्ड में बने हुए थे। यहाँ के सांसद गणेश सिंह लगातार फील्ड में बने हुए थे। वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सब यहाँ पहुंचे थे। यहाँ से 24 प्रत्याशी मैदान में थे, 4 ने अपना नामांकन वापस ले लिया, 20 अभी मैदान में है। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस की कल्पना वर्मा और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा बागरी के बीच होना है। ये सीट बड़ी दिलचस्प है। लगातार जुगल किशोर बागरी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। एक बार जरूर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीता था। ओवरऑल हम बात करें तो अब प्रचार थम चुका है, लेकिन प्रचार के अलावा डोर टू डोर कार्यकर्ता, जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है, वो पहुंचेंगे, क्योंकि अब बाहरी कार्यकर्ता, बाहरी नेता आज से बाहर हो जाएंगे सतना की सीमा से। चलिए, आपने तमाम ये अपडेट्स दिए, उसके लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। नजरें बनाए रखिए आप। हमारे साथ मनोज सैनी जी जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह आज आखिरी दिन, चूंकि प्रचार का आखिरी दिन था, शाम 5 बजे तक का वक्त था, प्रत्याशियों के पास भी और उनके स्टार कैंपेनर राजनेताओं के पास भी बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से ताकत झोंकी नेताओं ने प्रचार प्रसार में। अब चलिए एक बार फिर से हम चर्चा का रुख करते हैं। लगातार हम इस पूरे उपचुनाव से पहले जो समीकरण बन रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमारे साथ मेहमान वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर तो वही हैं, लेकिन बदल गए हैं, तो चेहरे बदल गए हैं राजनीतिक दलों के। पहले हमारे साथ अब्बास जी थे, अब अजय सिंह जी आ गए। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका पैनल में। जी नमस्कार। आपके पास लौटूंगा अजय जी, लेकिन अब मैं वरिष्ठ पत्रकारों की थोड़ी छोटी छोटी सी टिप्पणियां ले लेता हूं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर नरेंद्र जी बने हैं, पत्रकार डॉक्टर जय नागड़ा जी भी, डॉक्टर नरेंद्र के साथ साथ जय नागड़ा जी भी हैं और आशुतोष पंचोली जी भी हैं। इससे पहले हमने सिलसिलेवार बारी बारी से एक एक सीट का समीकरण समझने की कोशिश की थी। एक बार फिर आशुतोष जी, मैं आपसे छोटी सी अब प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जिन 4 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से बीजेपी ने 2 सीटों पर नए प्रत्याशियों को एक तरह से मैदान में उतारा है, जो पहले किसी दूसरे दल में थे लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। शिशुपाल यादव और सुलोचना रावत की मैं बात कर रहा हूं। और जिन 2 हॉट सीटों को मैं समझ पा रहा हूं, वैसे तो चारों ही सीटें एकदम खास हैं, लेकिन जोबट और खंडवा की काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। जोबट में तो मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक दलों के अलावा, बीजेपी कांग्रेस के अलावा, एक दूसरे पर व्यक्तिगत हो गया चुनाव, यानी एक दूसरे की छवि को डैमेज करने की भी कोशिश जोबट में हो रही है। ओवरऑल ये जो 2 हॉट सीटें हैं और बीजेपी के इस प्रत्याशी चयन के फॉर्मूले को ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस संबंध में एक दिलचस्प और रोचक पहलू अलियाजपुर जिले की जोबट विधानसभा के बारे में यह है
कि यहाँ पर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से कांग्रेस से आए, बीजेपी में आए हुए ही प्रत्याशी अभी तक चुनाव जीते हैं। इस विधानसभा का इतिहास देखा जाए तो सन 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए माधो सिंह टावर 2003 में उमा भारती की लहर के समय भाजपा में शामिल हुए और वो भाजपा से चुनाव जीते। उसके बाद 2008 में चुनाव हारे और उसके बाद फिर अभी इस चुनाव में भी देखा जाए तो अपने आप को जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके लिए आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में अपनी पार्टी में एक भी टिकाऊ चेहरा उससे कहीं नजर नहीं आया और उसे कांग्रेस से लाए हुए प्रत्याशी को भरोसा जताते तो उसे टिकट देना पड़ा। इसी कारण ये चुनाव व्यक्तिगत आरोपों से ज्यादा घिरा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी अलीराजपुर विधानसभा के संदर्भ में देखा जाए या जोबट विधानसभा के संदर्भ में देखा जाए, कांग्रेस से आए हुए ही प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और अपना उम्मीदवार बनाया। इसलिए ये चुनाव ज्यादातर व्यक्तिगत मुद्दों पर केंद्रित हो चुका है। चलिए, हमारे साथ पैनल में इस वक्त दुर्गेश केशवानी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका दुर्गेश जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। छोटी सी प्रतिक्रिया अब मैं जय नागड़ा साहब आपकी लूंगा, चूंकि खंडवा के क्षेत्र को आप सियासी समीकरणों को भी वहां पर समझ रहे हैं। आज सचिन पायलट का आना, कांग्रेस की तरफ से हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कुछ खास इस बार नजर नहीं आए कैंपेनिंग की तरफ, प्रचार की तरफ, लेकिन गुर्जर समुदाय को यहां पर प्रभावित करना या आकर्षित करना, खासतौर पर सचिन पायलट को राजस्थान से मध्य प्रदेश बुलाकर, ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएगा? और दूसरी तरफ ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार जो कह रहे हैं कि मैं तो छोटा सा कार्य करता हूं, नंद कुमार सिंह चौहान के रुके हुए कामों को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। टफ फाइट यहां पर भी दिख रही है, दावे अपने अपने दोनों ही पार्टियों के। दीपक जी, जैसा आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जरूर कम आए, लेकिन उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी पूरे समय यहाँ पर चुनाव में सक्रिय रहे, पूरे समय खंडवा संसदीय क्षेत्र में अपना कार्य करते रहे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्ञानेश्वर पाटिल के रूप में एक बहुत ही सौम्य सहज चेहरा बीजेपी के पास में है और जिसको लेकर के सारे विधायक भी कुल मिलाकर के एक सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें पार्टियों की तलखी की, नेताओं की तलखी की, नेताओं के प्रयास की, इतने सारे खटकरम के बावजूद आम जनता में गहरा नैराश्य है पूरे चुनाव को लेकर के, क्योंकि जनता के मुद्दों को छूने वाली बात कोई पार्टी नहीं कर रही है। सब आरोप प्रत्यारोप, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, वो उनकी कमियां निकाल रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। लेकिन जनता की यदि हम बात करें, पानी की यदि बात करें, शिवराज जी बात कहते हैं कि मैं पानी लेके आया। खंडवा शहर की यदि हम बात करें, पानी का सबसे बड़ा संकट उसमें गर्मी के मौसम में नहीं, बारिश के मौसम में खंडवा ने झेला, जब वहां पर एक निजीकरण करने के बाद में एक कंपनी पूरी तरह से पानी की सप्लाई में फेल हुई। तो ये भी फेलुअर है। तो यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कहीं कोई बात नहीं उठ रही है जी। तो ये आम आदमी के सवाल हैं जिस पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां टिटकी हुई हैं। और इसीलिए देखिए कि जितनी सभाएं हुई उसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों की भागीदारी बिल्कुल नगण्य सी रही है ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। पूरी आम आदमी में इस चुनाव को लेकर के कोई उत्साह बढ़ाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल गहरा निराश। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तरह है ये चुनाव, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी, ठीक है चुनाव जीते कौन हारे कौन, लेकिन जनता तो अपने आप को हारा हुआ ही महसूस कर रही है। वही मोड हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का मोड क्या है। आपके पास जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही नागड़ा साहब, वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि जिस तरह से ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन जनता के मूड को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे जरूर कई जगह पर मंचों से नेताओं की तरफ से हावी रहे, कई जगह से नदारद रहे। मैं डॉक्टर नरेंद्र अर्जरिया साहब का एक बार फिर रुख करूंगा। पृथ्वीपुर सीट का सियासी समीकरण उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। डॉक्टर नरेंद्र, एक चीज हम ये भी देख रहे हैं, मुद्दों की लगातार पहले बातें होती आई, कांग्रेस ने अभी ये आरोप लगाया कि बीजेपी तो मुद्दों से भटक रही है, नदारद रहे मुद्दे, अलग से ही विषय बीजेपी लेकर आ गई और दल बदल एक नया फैक्टर रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो तस्वीरें आई है, शिवराज सिंह चौहान की हो, वीडी शर्मा की हो, कमलनाथ की हो। शिवराज सिंह चौहान रात्रि विश्राम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस हितग्राही का घर बन गया वहां पर भोजन कर रहे हैं, कमलनाथ भी पूरे एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, क्या मुद्दों को टक्कर दे पाएगी? कई दफा मुद्दों से हटकर तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती है, कर जाती है, इंपैक्ट कर जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ महंगाई के साथ साथ स्थानीय मुद्दा महत्वपूर्ण है।
चूंकि टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है मोहनगढ़ तहसील, जो वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में है, जिसके अंदर करीब 140 मतदान केंद्र टीकमगढ़ जिले में पृथ्वीपुर विधानसभा के आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है सिंचाई का। जी, भाजपा सरकार ने ही बुंदेलखंड पैकेज से तालाब जोड़ो नदी अभियान चलाया था, जिसमें मोहनगढ़ तहसील के 13 तालाब को जोड़ा जाना था। लेकिन यह योजना पिछले 8 साल से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है और किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। क्योंकि मोहनगढ़ का जो इलाका है वो पथरीला इलाका है और किसानों को यहाँ पर पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि स्थानीय मुद्दा बहुत हावी है। और दूसरा जो मुद्दा है वो है महंगाई का, जिसको भुनाने के लिए कांग्रेस ने मंचों से सहारा भी लिया है और जनता के बीच एक संदेश देने का प्रयास किया है कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम नागरिक और किसान परेशान हैं। इसके साथ ही वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है टीकमगढ़ जिले में, वो है किसानों को खाद न मिलने का। खाद को लेकर के पिछले 1 सप्ताह से लगातार टीकमगढ़ जिले में चक्का जाम किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कह सकते हैं कि इस पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण तरफ आपने इशारा किया, महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ खबरें भी हमने दिखाई है। किसानों की नाराजगी खाद को लेकर जग जाहिर है। डॉक्टर नरेंद्र अर्जरिया जी और आशुतोष पंचोली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े और दोनों ने ही अलग अलग सीटों का, पृथ्वीपुर सीट का और जोबट सीट का समीकरण हमें समझाने की कोशिश की। आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले अब हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पीयूष पारे का। पीयूष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। पीयूष, ओवरऑल 4 सीटों के हम अलग अलग समीकरण समझ रहे हैं, हमारे साथ पत्रकार भी जुड़े हैं, लेकिन आप भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपने भी जनता का मूड, जनता का मिजाज और हवा किस तरफ जा रही है सब देखा। खासतौर पर जोबट और खंडवा में क्या कह रही है सियासी सरगर्मियां? जी जी देखिए, बिल्कुल दीपक, मैं खंडवा संसदीय क्षेत्र की सबसे पहले बात करना चाहूँगा। और जिस तरीके से हम लोग ये कहें कि जो उपचुनाव हो रहा है, हम लोग अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये T20 मुकाबले जैसा नजर आया। बहुत कम समय प्रचार के लिए यहाँ पर नेताओं के पास था, दोनों ही पार्टियों के बीच में यहाँ पर जो है वो कम समय दोनों पार्टी के नेताओं को मिला। लेकिन इस कम समय में दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत यहाँ पर खंडवा संसदीय क्षेत्र पर झोंकी। और हम इसे T20 मैच इसलिए भी कहते हैं कि प्रत्याशियों के चयन से लेकर आखिरी मोमेंट यानी कि आज तक तमाम जो दिग्गज नेता थे उनकी ताकत भी यहाँ पर देखने को मिली। और इस बीच में प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से हुआ, क्योंकि पहले अनुमान कुछ और लगाया जा रहा था, कई चेहरे यहाँ पर थे, लेकिन उन चेहरों के बजाय यहाँ पर दूसरे चेहरे यहाँ पर मैदान में नजर आए। ज्ञानेश्वर पाटिल को बीजेपी ने यहाँ पर मौका दिया है, तो राजनारायण सिंह पुरनी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें यहाँ पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि न सिर्फ यहाँ पर वार पलटवार देखने को मिले, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार खंडवा में सक्रिय रहे, रात भी कार्यकर्ता की यहाँ पर बिताई, दूसरी तरफ कमलनाथ लगातार यहाँ पर सक्रिय रहे। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर गुर्जर समाज का एक बड़ा वोट बैंक है खंडवा में। लिहाजा सचिन पायलट जो गुर्जर समाज से आते हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने आज मैदान में उतारा और उनकी भी चुनावी सभाएं हुई हैं। कुल मिलाकर आपने देखा कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक विधायक एमएलए सचिन बिरला भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ा झटका भी इसे कह सकते हैं। और तमाम समीकरण यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुद्दों की बात भी यहाँ पर होती है, लेकिन वार पलटवार यहाँ पर ज्यादा तौर पर नजर आता है। 19 लाख से ज्यादा मतदाता है, ओबीसी फैक्टर यहाँ पर एक बार फिर से कारगर साबित होगा, ऐसे तमाम जानकार कहते भी हैं। लेकिन अब दोनों ही पार्टी के नेताओं की तरफ से जो आजमाइश हो चुकी है दीपक, लेकिन अब निर्णायक की भूमिका तो यहाँ पर जनता जनार्दन ही निभाएगी। चलिए अब देखना होगा जनता किसे चुनती है। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस पूरी बातचीत के लिए और खंडवा सीट का एक थोड़ा सा सियासी समीकरण हम तक समझाने के लिए। चलिए एक बार फिर चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस से 2 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश केशवानी जी, परिचय कराई चुका हूं। अजय जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। अजय जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि इसके पहले भी मैं बीजेपी कांग्रेस के मेहमानों से चर्चा कर रहा था, काफी तल्खी देखने को मिली दोनों के बीच। लेकिन एक नई चीज जो मैंने देखी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले मंच से कहा कि कांग्रेस को वोट देके क्या करोगे। जनता से शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि जनता आप कांग्रेस को वोट देके क्या करोगे, ना केंद्र में कांग्रेस है ना राज्य में कांग्रेस है, बीजेपी के प्रत्याशी को जिताइए ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार हो, विकास के काम आगे बढ़े। आपकी पहली ओपनिंग का प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रचार भी थम गया है। देखिए दीपक जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में
चारों उपचुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सर्वे, आरएसएस के सर्वे में भी ये खुलासा हो चुका है कि चारों क्षेत्रों में उनकी हालत पतली है और शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह की बात कर रहे हैं वो उनकी हताशा दिखाती है। आज जनता के बीच में मुद्दे क्या हैं? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस 1000 रुपये, खाद मांगने किसान जाते हैं तो डंडे मारे जा रहे हैं। आज जनता समझ गई है कि इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब उस उत्पीड़न के ऊपर मोहर लगाना होगी और जनता उस उत्पीड़न पे मोहर नहीं लगाना चाहती है। आज शिवराज जी कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, तो ट्रिपल इंजन की सरकार से मिल क्या रहा है जनता को? आप बताइए। आज 120 रुपये का पेट्रोल, डीजल 110 रुपये का, रसोई गैस 1000 रुपये की, मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार। जोबट जैसे इलाके में किस मुंह से जाते हैं ये वोट मांगने? शर्म नहीं आती है इनको? आदिवासियों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर और उसके बाद भी वोट मांगने आप की भी चेष्टा ये करते हैं। कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों से भटक रही है, मुद्दों पर बात नहीं कर रही है बीजेपी, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं ही नहीं, विश्वसनीयता खो चुकी है भाजपा। कमलनाथ जी 15 महीने की उपलब्धियां सामने रख देते हैं, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ, कन्यादान की राशि, सभी योजनाएं, और यहाँ झूठी घोषणाएं, 22,000 पुरानी घोषणाएं, 28 उपचुनाव क्षेत्रों की झूठी घोषणाएं, दमोह के मेडिकल कॉलेज की झूठी घोषणाएं, और फिर कहते हैं बताओ क्या दे दूं, क्या दे दूं। मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब ले लेता हूं इस पर। दुर्गेश जी, अजय जी तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आरएसएस के सर्वे में कांग्रेस जीत रही है। दीपक जी, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ ज्यादा ही भाजपा पे ध्यान देते हैं। जो पार्टी कांग्रेस टूट टूट के बिखर रही है उस पे ध्यान दे देते तो निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ता बंधे रहते हैं इनके साथ। हमारे कांग्रेस के साथी बात तो कर रहे हैं, ये चुनाव में जो हैं सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं को लेकर चुनाव में हैं। उपलब्धि इनके खाते में एक भी नहीं है। इनके पास उपलब्धि होती तो जनता से ये वह बात करते और आपके चैनल पे बैठ के भी निश्चित रूप से वो उपलब्धियां गिनाते। एक जनप्रतिनिधि का मेन चुनाव में जाना, जो ये कई बार बोलते रहे हैं कि बहुत सारे आरोप लगाते रहे, पर जनप्रतिनिधि जब पार्टी छोड़ के जाए तो इस बात को मानिएगा कि जनता पूरी उस क्षेत्र की चाहती है कि ये सिर्फ जो कांग्रेस है जिसने 973 वचन दिए थे मध्य प्रदेश में, उस वचनों पे एक भी 15 महीने में जो फुलफिल नहीं कर पाए उस पे कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं। ये सब बातें वही करना चाह रहे हैं जो आलोचनावश, अरे 15 महीने में कुछ तो किया होता आपने तो वो जनता को बताते। ये ट्रिपल इंजन की सरकार की भी बात कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार को वोट देके उनको क्या मिला। तो ट्रिपल इंजन की जब सरकार को हम वोट देते हैं तो जो वेंडर जो इस कोरोना काल में आपदा के चक्कर में अपने व्यवसाय खो चुके थे, अगर उसको किसी ने राशि देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान सम्मान निधि, ये किसानों के हितैषी बन के कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे और कहा था कि कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साफ, वो 10 दिन तो मध्य प्रदेश की जनता ही ढूंढती रह गई कि वो 10 दिन हो कब रहे हैं। एक किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाए और सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और अन्य नेताओं गणों ने हर सभा में पूछा कि एक आदमी ऐसा खड़ा होके बता दे जिसका 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ हो, 1.5 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ हो, 1 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ हो, एक आदमी कहीं से लेकर कहीं तक नहीं। चलिए आप दोनों नहीं, मेरी बात आ जाने दीजिए। आपने अगर समय उनको दिया है तो समय मुझे भी देना पड़ेगा दीपक जी। और अगर ये चाह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार से क्या है, तो जो उज्ज्वला जो योजना है वो ट्रिपल इंजन सरकार की देन है। वो जो PMY के मकान है वो ट्रिपल इंजन सरकार की देन है। कन्यादान योजना जिनको इन्होंने, लाडली लक्ष्मी योजना जिनको इन्होंने बंद कर दिया था, दीनदयाल रसोई योजना, तीर्थ दर्शन योजना, अनेक जन कल्याण के अगर कार्य कर रहे हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम चुनाव में जनता के बीच में इसलिए थे, हमने इस बात को लेकर जनता के बीच में थे जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो विश्वास कमलनाथ जी ने वचन देकर भी तोड़ दिया और हमने सिर्फ अपने संकल्प पत्र के माध्यम से निभाया। शिद्दत से आपने दुर्गेश जी बात रखी, मैंने दोनों को बराबरी का वक्त दिया। मैं लौटूंगा आपकी बात मैं लौटूंगा आपके पास, मैंने बराबरी का वक्त दिया। मैं अपने सहयोगी प्रहलाद सेन का इस वक्त रुक कर रहा हूं, बाद में वापस लौटूंगा चर्चा की तरफ। प्रहलाद, मुझे ये बताइए, पृथ्वीपुर की सियासी समीकरण की हमने थोड़ी समझने की कोशिश की थी इससे पहले डॉक्टर नरेंद्र जी से, वो हमें बेहतर तरीके से समझा रहे थे।
यहाँ पर क्या फैक्टर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब प्रचार थम गया है, 5 बज चुके हैं और बहुत कम वक्त रह गया है। बिल्कुल दीपक, एक बड़ा सवाल आपने पूछा है कि क्या फैक्टर दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जातिगत फैक्टर है। यहाँ पर देखें तो बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है। जो प्रबल दावेदार थी अनीता तिवारी, जो पहले यहाँ से एमएलए रह चुकी हैं, उनका टिकट काट के शिशुपाल यादव को टिकट दिया गया है, जो समाजवादी पार्टी में थे। अगर पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी में जो अभी जो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के शिशुपाल यादव, वो दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी कि विजेंद्र सिंह राठौर ने इन्हें ही हराया था। तो एक बड़ा प्रयोग किया है, ओबीसी चेहरे को यहाँ पर मौका दिया है। लेकिन इससे आंतरिक तौर पर यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि ब्राह्मण समाज थोड़ा सा नाराज है और उसे साधने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। चलिए, यही वजह मेरे पास समय की कमी है प्रहलाद, इसलिए ये एक बड़ा फैक्टर आपने कहा है कि ब्राह्मण जो है समाज वो नाराज है, उसे कैसे बुनाती है, उसे कैसे मनाती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद इस बातचीत के लिए। 10 सेकंड की छोटी सी प्रतिक्रिया जय नागड़ा साहब आपका, क्योंकि ओबीसी फैक्टर का यहाँ पृथ्वीपुर में भी दिख रहा है और मेरे सहयोगी पीयूष ने भी जिक्र किया, बीजेपी ने यहाँ पर जो टिकट दिया है ज्ञानेश्वर पाटिल को, ये ओबीसी फैक्टर भी एक बड़ा रोल अदा करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये पार्टियां सोचती हैं और पूरा समाज, पूरे चुनाव को जातिवाद में बांटना, और जबकि हमारी नई पीढ़ी की बात करें, वो उस डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वही जातिगत तिकड़ा में बढ़ाते हैं कि ओबीसी को दे दो, ठाकुर को दे दो, ब्राह्मण को दे दो। तो आपका फिर कुल मिलाकर के आप विकास की बात तो केवल डिबेट में बोलने के लिए करते हैं, भाषण में बोलने के लिए करते हैं, लेकिन मूल रूप से आपका चुनाव जीतने का जो सहारा होता है, यदि या तो सांप्रदायिक आधार पे ध्रुवीकरण होता है, जैसे कि खंडवा की बुरहानपुर की राजनीति होती है। मुझे लगता है कि जब तक हम जातिगत, या तो हम तय कर लें कि हम विकास को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। चलिए, छोटी सी दुर्गेश जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। आप 4 सीटें ला रहे हैं क्योंकि आरएसएस के सर्वे में कांग्रेस जीत रही है, अजय जी ने खुलासा किया अभी। देखिए, मैं बता दूं, आरएसएस कभी कोई सर्वे नहीं करता है, मैं इनको क्लियर कर दूं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास कुछ कहने को नहीं है तो ये बातें कह देते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में, देखिए, आप आज के समय में मैं जो बता रहा हूं कि आम मतदाता इतना शांत है या इतना निराश है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, कहीं आपको चुनाव में कहीं कुछ नहीं नजर आएगा। बिल्कुल, मतदाता को भाप पाना बड़ा मुश्किल है। इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि बहुत जो इन्होंने आपने बात की और जो कांग्रेस के प्रवक्ता था, ये आरएसएस का ये काम नहीं है। राष्ट्र के हित में जो कार्य किए जाने चाहिए उनको लेकर आरएसएस काम करता है। और रही बात हम विकास के मुद्दे पर माननीय शिवराज जी, माननीय वीडी शर्मा जी और हमारे सभी नेताओं के साथ हम लोग जनता के बीच में जो हमने विकास के कार्य किए, कोरोना काल में जो हमने सेवा के कार्य किए, उनको लेकर हम जनता। चलिए, मेरे पास समय की चूंकि कमी आ जाए, क्षमा के साथ मैं आगे समय नहीं दे पाऊंगा, चर्चा को नहीं बढ़ा पाऊंगा, बहुत समय की कमी है। कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस खास पूरी चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमने जानने की कोशिश करी मध्य प्रदेश की उन 4 सीटों पर क्या मिजाज है। दुर्गेश जी, अजय जी और आपका भी बहुत शुक्रिया जय नागड़ा साहब, पूरी विश्लेषण हमें खंडवा सीट के खास तौर पर समझाने के लिए। तो पूरी तरह से हमने बारी बारी से समझने की कोशिश की है, लेकिन अब इंतजार है 30 तारीख का, जब वोटिंग होगी। उस दिन हम करेंगे महा कवरेज और बातचीत करेंगे कि क्या कह रही है जनता, क्योंकि अभी भी जनता के मूड को भांप पाना बड़ा मुश्किल है साहब, बड़ा कठिन है। खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।